कैसे आप सब, आज हम पढ़ने जाने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडल, जो नंबर थ्योरी का और मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये हमारे बहुत सारे सवाल, फॉर एग्जांपल हमें रिमाइंडर निकालना हो, कोई कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है रिमाइंडर्स में, वहां पे सॉल्व करने में काम आ सकता है। कोई कंडीशन लग रही हो या फिर डिविजिबिलिटी चेक करनी है या फिर बहुत सारे ऐसे अनगिनत केसेस में हमारे पास काम आ सकता है। ये मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। आज का पार्ट शायद थोड़ा छोटा होगा, इसमें हम थ्योरी और कुछ सर्टेन क्वेश्चंस करेंगे। अगले पार्ट में हम डिविजिबिलिटी रूल्स को और एक्सेट्रा को प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे कॉन्ग्रेस मॉडलों में हमारा मेन मोटिव पहला यही है कि इस नोटेशन को समझें कि नोटेशन चीख चीख के क्या कह रही है कि ए ये 3 डंडियां, बी और मॉडर्न क्या लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं इससे। ये बेसिकली लिखा है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडर्न, यानी जब मैं ए को m से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, जो मेरा रिमाइंडर b है उसे मैंने यहां पे लिखा है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ए यहां पे हमारा डिविडेंड है जिसे हमें डिवाइड करना है। और ये 3 लाइनें बेसिकली इक्वल्स टू एस्टेटिकली हमने 3 लाइन लिख दी, उसे कॉन्वर्ट कर दिया है। बस आप इसे इक्वल्स टू भी कह सकते हैं, यानी ए इज इक्वल्स टू बी मॉडर्न। और मॉडर्न यहां पे कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय। तो जो हमारी लंबी स्टेटमेंट जाती कि 14 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0, उसे मैंने सिंपलीफाई कर दिया है कि 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2। यानी जब मैंने 14 को 2 से डिवाइड करा है तब रिमाइंडर 0 आया है। यही हमने लिखा है और यही इसका सार है कि जब मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं किसी एक सर्टेन नंबर से, जो मेरा रिमाइंडर आया है मैं उसे यहां पे लिखूंगा और मॉडर्न करके से ऐसे लिखूंगा। और अगर आपसे दूसरे नोटेशन में समझना चाहें तो यूक्लिडियन टाइप में, तो आप इसे वैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 है, 7 को मैं लिख सकता हूं 5k+2 के फॉर्म का। यानी 7 को जब मैंने 5 से डिवाइड करा है तो मेरा जो रिमाइंडर आया है 2 है। ठीक है, और ये और के है कि यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा क्वेश्चन 2 के सामने पढ़ाई है, तो यानी मैं वैसे करके लिख सकता हूँ 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5। एग्जैक्टली हमने सर यहीं पर ये लिखा है। और इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में समझ आएगी। कैलकुलेशंस में, क्वेश्चन में करने में बहुत ही सिंपल पड़ता है। चलिए सीखते हैं। उससे पहले आपको 2-3 चीजें बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन में काम आएगी। पहला है, अगर जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने लिखा है 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5, तो मैं इस 2 को यहां पे लेकर पटक सकता हूं। यानी अगर मैं इसे यहां पे लेकर पटक दूंगा तो माइनस हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूं 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 लिख दूं, डैश लिख देता हूं, डैश मॉड 5। यानी 5 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जैक्टली यही हमारी प्रॉपर्टी भी कहती है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडर्न, देन a माइनस b इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडर्न। ये हमारी प्रॉपर्टी भी होती है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली चीज पे। बेसिकली नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर्स को इग्नोर करते हैं और यूज भी नहीं करते हैं, पर कॉन्ग्रुएंस में नेगेटिव रिमाइंडर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर -1 मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, 1 आ रहा है तो और भी प्यारा है। चलिए सीखते हैं बेसिक नेगेटिव रिमाइंडर से थोड़ा खेलना सीखते हैं। अगर मैंने लिखा है a इज कॉन्ग्रुएंट टू, मान लीजिए -b मॉडर्न, यानी जब मैंने a को m से डिवाइड करा, मेरे पास एक नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है b -b। तो मुझे तो पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव क्या करना है, कैसे करेंगे। इसलिए कुछ नहीं करना है, m को यहां पे लाके पटक दीजिए, यानी ऐड कर दीजिए, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। यानी मैंने अगर लिखा है 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू, मान लीजिए 7 का अगर मैं माइनस रिमाइंडर लूंगा 5 के साथ क्या आएगा, -3 आएगा। तो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉड 5। और जैसे मैं वैसे भी अगर लिख देता हूं आपके लिए, 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 -3, -3 हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वही टेक्निक अप्लाई करूँ, यानी मुझे यहाँ पे 5 ऐड करना है, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वही स्टेटमेंट आ जाएगी 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5। और ये हमारी वैलिडेट भी हो रही है, 7 का मैं 2 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 ही आता है और कुछ नहीं आएगा, -3 आता है। तो चलो ये हमारी ये वाली होगी। अब अगर आपसे पूछूं कि पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव में करना है, तो कुछ नहीं करना है, सेम चीज करनी है। इसे भाई सबको यहाँ पे दोबारा लाके पटक दीजिए, पर माइनस कर दीजिए, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5 था यहाँ पे, क्या बनेगा 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 -5 मॉड 5, जो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉड 5 आ जाएगा। सेम चीज हो गई, दैट्स इट। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब उसे बस एग्जांपल की तरह ले लीजिए, इसे हमारी सॉल्विंग में बहुत काम आएगा। अब आते हैं थोड़ा मेन मुद्दे पर, थोड़ा अभी थोड़ा साइड क्वेस्ट थी हमारी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मेन मुद्दा है क्या, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये बिना प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस तो देख लेंगे, समझ आ जाएगा, पर तो अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि इफ a is congruent to b mod m and
B is congruent to C mod m, then A is congruent to C mod m. यानी स्टेटमेंट में बस इतना कहना चाह रही है कि अगर A हमारा रुक जाइए, वैसे बता देता हूं आपको। जैसे हमने ये देखा होगा A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू C है, देन A शुड आल्सो बी इक्वल टू C। ये स्टेटमेंट हमने ऐसे भाई कॉन्ग्रुएंस मॉडल की भाषा में लिख दिया है। अगर A क्या इधर A B के कॉन्ग्रुएंट यानी A B रिमाइंडर दे रहा है जो हमने क्या कहते हैं तो M से डिवाइड करा है, और B हमारा C रिमाइंडर दे रहा है जो हमसे M से डिवाइड करा है, यानी A C रिमाइंडर देगा फिर। और सब ऐसे भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है A को मैं लिख सकता हूँ मान लीजिए M K प्लस B के फॉर्म का, यानी यहाँ पे हमारा नंबर ऐसे डिवाइड करा है, K हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। और C को मैं लिख सकता हूँ एम क्यू प्लस बी के फॉर्म का, क्योंकि रिमाइंडर दोनों का सेम आ रहा है। और हमको बताना भूल गया था, ये जो ए कॉन्ग्रुएंट बी है ये बेसिकली इंटरचेंजेबल होता है। जैसे नहीं कि मैं ए कॉन्ग्रुएंट बी बोलूंगा, ऐसे बी कॉन्ग्रुएंट ए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा बताया था आपको 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड एम 5 था, मैं से 2 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 5 भी बोल सकता हूँ, बेसिकली ये था, ठीक है। तो मैं से ए पे अप्लाई करूं तो ए हमारा एम के प्लस बी के फॉर्म का है और सी हमारा एम क्यू प्लस बी के फॉर्म का है। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं देखिए, क्योंकि a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी इक्वल्स टू m k माइनस क्यू, ये b भी कट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और पूरा m से डिविजिबल आ रहा है, यानी अगर पूरा m से डिविजिबल आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, और अगर रिमाइंडर 0 तो मैं वैसे लिख सकता हूँ a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m, यानी मैं अगर a को यहाँ पे ले उसी को यहाँ पे ले आऊँ तो वही आ जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m। बस वीडियो में आपको कुछ मैं प्रूफ दूंगा जो आपको खुद करने पड़ेंगे, कुछ मैं कर दूंगा आपके सामने। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी, और एक्चुअली अच्छी प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए और बहुत काम भी आती है। हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी भी इतनी खास नहीं है पर आपको याद होनी चाहिए। इफ a is congruent to b mod m, then a plus minus k is equals to or congruent to b plus minus k mod m। यानी वही वाली बात होगी, अगर मैं कहता दोनों तरफ प्लस माइनस के कर रहा हूं तो बेसिकली इक्वल ही आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था 7 is congruent to 2 mod 5, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या कहते हैं कोई के अगर वो इंटीजर है फॉर एग्जांपल 5 है, दोनों ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो सेम ही बात है कि ऐड कर देते हैं। चलिए मैं कहता हूं 12 is congruent to 7 mod m यानी mod 5। 12 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है, 7 को करूंगा वो भी 2 देता है, यानी 2 is congruent to 2 mod 5। ये भी हो गया। कल ऐसे कुछ नहीं तो थी नहीं इसमें। अगले पे आ जाते हैं। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं इफ a into c नहीं चाहिए, if a is congruent to b mod m और c is congruent to d mod m, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा AC is congruent to BD mod m। और हाँ यहाँ पे कंबाइन करने के लिए कंडीशन है कि दोनों mod m होने चाहिए, यानी सेम रिमाइंडर से हमें सेम नंबर से रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 से यहाँ पे 3 करा है वहां पे अप्लाई नहीं होता, वहां पर कुछ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर वीडियो बनाएंगे चिंता कीजिए। चलिए यानी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमारे घिसा पड़ा एग्जांपल है 7 is congruent to 2 mod 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लेता हूँ, मान लीजिए 12 is congruent to 7 mod 5। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलिए तो क्या आ रहा है 7 into 12 is congruent to 2 into 7 mod 5। एग्जैक्टली सेम आया है, ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा तो ये 84 आ जाएगा, is congruent to 14 mod 5। और मैं यहां से रिमाइंडर ले लूंगा, हाँ उस चीज को जाने दीजिए, एक्चुअली कुछ हो गया तो अगर मैं से यहाँ पे रिमाइंडर लूंगा तो यहाँ पे 4 मॉड क्या कहते हैं, हाँ तो शांत आते हैं। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर दोनों तरफ 4 आ जाएगा, 4 mod 5, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, एडिटर शैडो से हटा देगा। अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी पे, तो सीरियस होना हमारा। अब आता हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, और हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी और भी प्यारी है। अगर मैंने बोला है इफ ए टू द पावर हाँ if a is congruent to b mod n m, देन अगर मैं a की पावर n करूंगा और b की पावर n करूंगा, दोनों तरफ पावर्स को रेस कर रहा हूं और तो वो इक्वल आएगा, यानी a to the power n is congruent to b to the power n mod m। यानी मेरा कहने का मतलब है, और से मैं प्रूव भी कर सकता हूं
जैसे हमने पहले करा था कि वैसे अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ तो मुझे a की पावर n माइनस b की पावर n, और मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ तो आपको पहला टर्म याद होना चाहिए हमेशा कि जो a माइनस b के फॉर्म का आता है, और अगर a माइनस b है उसके बाकी जो भी पावर आ रही है, a की पावर n आ रही है, b की पावर n आ रही है, जो भी आ रही है, इसे डॉट डॉट करके आ रहा होगा रिमेंडर और मॉडर्न। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि a इज कॉमन टू b मॉड m, अगर मैं a माइनस b करूँगा तो जीरो रिमाइंडर दे रहा है, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यानी ये जीरो रिमाइंडर देगा। यानी मैं बोल सकता हूँ a टू पावर n माइनस b टू पावर n इज कॉमन टू जीरो मॉड m। एग्जैक्टली, यानी a टू पावर n इज इक्वल टू b टू पावर n आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से स्टेटमेंट निकाली हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ स्टेटमेंट से कुछ प्रूफ्स थे जो आपको याद होने चाहिए। और अब एक और पे आ जाता हूँ, एक्चुअली थोड़ा कैच होता है क्योंकि हमारे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में हमें याद होना चाहिए ऐसे क्या होता है ये। अगर हम बोलो इफ a c is congruent to bd मॉडल, तो bd नहीं सॉरी bc आ जाएगा, bc मॉडल। तो बेसिकली मैं यहाँ पे c और c को काट नहीं सकता हूं। अगर आपने काट दिया तो आपने कॉन्ग्रुएंस के लिए एक पाप करा है, आप बहुत बड़े पापी हो, क्योंकि यहाँ पे हम इसे तभी काट सकते हैं जब क्या कहते हैं जीसीडी ऑफ सी एंड एम इज इक्वल टू 1, यानी एचसीएफ जीसीडी और एचसीएफ से नहीं होता है, मेरा क्या कहते हैं 1 और क्या कहते हैं सी और एम का जब तक 1 नहीं आ रहा है, यानी दोनों कोप्राइम नहीं है, तब तक मैंने काट नहीं सकता हूं। समझ लीजिए, इसे अपने दिमाग में डाल लीजिए, जो करना है करिए, पर इसे याद कीजिए। ठीक, ये हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। अब आते हैं थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, कुछ होमवर्क दूंगा आपको और कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थोड़ा घिसा बड़ा क्वेश्चन हो, आपने अभी देखा हो तो देखा, अच्छी बात है कि 8 की पावर 100 है, इसे हमें डिवाइड करना है 9 से, डिवाइडेड बाय 9, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, अगर आपसे पूछो रिमाइंडर क्या आएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बायनॉमियल से करें, बायनॉमियल से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, कैलकुलेशन आ सकती है, पर इन जनरल आपको अगर कॉन्वेंस के अप्रोच यूज करेंगे तो आसान पड़ता है और एफिशिएंट भी है। सीधे सॉल्व कीजिए। चलिए 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 9। बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ कि जब मैं 8 को 9 से डिवाइड करता हूँ मेरे पास 8 रिमाइंडर तो आ रहा है, पर क्या मैं इसे और छोटा और सिंपलीफाई कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ। हमने नेगेटिव रिमाइंडर्स अभी ही पढ़े हैं, यानी 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 9, यानी अगर मैं दोनों तरफ 100 पावर रेस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे -1 है, माइनस की पावर का मैं इवन रेस कर दूं, -1 तो 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ -1 से प्रॉब्लम नहीं है। अगर और होता तो प्रॉब्लम होती, मैं दोनों तरफ पावर 100 रेस कर देता हूँ, 100 और 100, यानी जो मेरा कहते हैं 8 की पावर 100 है, जब मैं उसे 9 से डिवाइड कर रहा हूँ इतनी बड़ी 8 की पावर को, तो मेरा रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। अगर यहाँ पे 1000 होती तब भी सेम आता है, अगर यहाँ पे 1001 होती तब थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, मैं रिमाइंडर एक्चुअली कैलकुलेट करना था। वैसे 1001 के लिए ले सकते हैं, 8 की पावर 1001 is congruent to what? कुछ x ले लो, यहाँ पे x mod 9, और 8 की पावर 100 हमने कैलकुलेट करा था, हमारे क्या कहते हैं 1 की पावर 100 की इक्वल आ रहा था। अब मैं यहाँ पे mod 9 में आ जाएगा, एक्चुअली mod 9 में आएगा, mod 9 मैं उधर पावर 10 रेस कर देता हूँ, यहाँ पे 10 रेस कर देता हूँ। और हमने एक और चीज देखी थी, अगर मैं इस तरफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट को, यानी अगर मैं 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो मेरा रिमाइंडर आएगा 8 की पावर 1001 का, वो मेरा 8 mod 9 आ जाएगा। यानी 8 की पावर अगर मैं 1001 लूँ और इसे मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, मेरा रिमाइंडर 8 आ रहा है। सोचिए इतनी बड़ी पावर को हमने कैलकुलेट कर लिया। और हाँ, एक्चुअली अगर आप कोई ये वाले जो कहते हैं मैंने मल्टीप्लाई करा कांस्टेंट को, आपको समझ नहीं आया तो शायद मैं भूल जाऊंगा, दोबारा करता हूँ। मेरे पास a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m है, तो मैं यहाँ पे c मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी c मल्टीप्लाई कर दूंगा, बेसिकली ये दोनों इक्वल होंगे, दैट्स इट, यही प्रॉपर्टी थी। अब अगले पे आ जाते हैं, कुछ सिंपल केसेस लेते हैं, सब सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये जो हमें बहुत बड़ा केस दिख रहा होगा सबने सिंपलीफाई करके छोटे समय कर दिया, बेसिकली उन पे बात करते हैं। मान लीजिए अब ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पहले तो एग्जांपल ले लीजिए कि 7 की पावर 17 ले लीजिए, 1024 है, और मुझे निकालना है mod 9 mod 5 बेसिकली 5 से रिमाइंडर निकालना है। तो क्या आएगा, थोड़ा सोचिए, ये 17 है, 17 को मैं क्या ले सकता हूँ, 17 is congruent to 2 mod 5 यानी 17 को जब मैंने 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, और 2 को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं दोनों पावर रेस कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ, पढ़ा है। यहाँ पर 1024 है, यहाँ पे भी 1024 है, मैंने दोनों पावर्स को रेस कर दिया है।
तो बेसिकली जो 17 की पावर 1024 थी, इसे मैंने 2 की पावर 1024 में ब्रेक कर दिया है, जो कि कंपैरेटिवली छोटा नंबर है। अब यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन गेम ही जाएगा मोस्टली। तो यहाँ पे जो 2 की पावर्स आती हैं बेसिकली कोई स्वीट नंबर नहीं थी। स्वीट नंबर से मतलब है प्लस माइनस 1 दे दिया, या कोई जीरो के गए थे, जीरो से थोड़ा नियर दे दिया, वैसे नहीं। यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी, मैं आपको थोड़ा बाद बता दूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव यहाँ पे यही था कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसेस को। जो हमारा अगला वीडियो है उसमें हम फर्माशनल थ्योरम डिस्कस करेंगे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस करेंगे जो आपको प्रूफ करने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इन जनरल लोगों को पता तो होता है क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि सम ऑफ द डिजिट होना चाहिए डिविजिबल बाय 3, पर क्यों होना चाहिए ये नहीं पता होता है और प्रूफ भी नहीं पता होता है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल थिंकिंग में आता है, और आपको ये नहीं आता तो मैथ्स करना छोड़ ही दो आप। ठीक है, चलिए आता कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं, अच्छी वाली प्रॉपर्टीज पे। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज है बहुत एक्चुअली काम की आती है, आपको पता होनी चाहिए, नंबर थ्योरी से रिलेटेड होती है। अगर मैं बोलूँ n is congruent to 0, 1, 2 mod 3, यानी बेसिकली कोई n एक इंटीजर है, तो जो इंटीजर कहते हैं अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो अपने से कम तक एक रिमाइंडर देगा, यानी मेरे पास एक नंबर p है, तो जो p क्या क्या रिमाइंडर दे सकता है, वो 0 से लेके p-1 तक रिमाइंडर दे सकता है, वही है। तो 3 का रिमाइंडर दे सकता है, 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है। अगर मैं तो स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर के बारे में दिखाएगा आपको, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा n square is congruent to 0, 1 mod 3। अब ये क्यों आया, क्योंकि मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 को मैं फर्दर सिंपलीफाई कर सकता हूँ, फर्दर सिंपलीफाई करने पे क्या आएगा 1 आएगा। यानी अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमेशा मेरा रिमाइंडर 0 और 1 ही आएगा, कभी 2 आ ही नहीं सकता। अगर आपसे किसी ने बोल दिया तुक्के से कि रिमाइंडर 2 दे रहा है तो गलत है, और उस इंसान को आप रास्ता छोड़ दीजिए उससे। ठीक है, कि n स्क्वायर कभी भी 0 और 1 का आपको रिमाइंडर दे नहीं सकता, 3 से डिवाइड कर रहा है। सिमिलर केस आता है 4 के साथ, n square is congruent to 0, 1, 3, 2, 3 mod 4। आज ये स्क्वायर भी कर देते हैं, ओ सॉरी n लिखा है यहाँ पे, n को अब यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 0, 1, 4, 9 mod 4। अब इसे दोबारा सिंपलीफाई कर दीजिए, 9 को क्या कर सकता हूँ मैं, 9 हमारा आ जाएगा congruent to 1 mod 4, और n square is congruent to 0, 1 mod 4। यानी बेसिकली मैंने इसे और सिंपलीफाई करके लिख दिया है। यानी तो अगर हमारे पास n स्क्वायर भी आता है तो n स्क्वायर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 0 और 1 ही रिमाइंडर देगा, 2, 3 कुछ रिमाइंडर दे ही नहीं सकता। यानी मैंने इसे और सिंपलीफाई करके लिख दिया है। तो मैं आपसे बोलूंगी नंबर x स्क्वायर, उसे हमने 4 से डिवाइड करा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 या 1 आएगा, 50-50 हो गया। अब अगर एमसीक्यू में कर रहे होते तो वो रिमाइंडर भी निकाल देती, 50-50 तुक्का मार देते अगर आंसर नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे खत्म होता है, और हमारी जो अगला लेक्चर आएगा उसमें फॉर्मेशनल थ्योरम को डिस्कस करेंगे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे, और कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली आ रखे हैं, पीवाईक्यूज हैं, पाथफाइंडर से, और अच्छी अच्छी बुक्स हैं। तो थैंक यू, दैट्स इट। और मैं आपसे दोबारा एंडिंग में ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ क्वेश्चन करना मत सीखो, सोचना सीखो, क्योंकि सोच देर तक टिकती है। दैट्स इट, थैंक यू।